मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनेस्ट रीजन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट 2 का यूटेरिया प्रैक्टिस सेट 2 का सेकंड पार्ट है। तो दोस्तों, ओवरऑल 4 से वीडियो होगा। यूटेरिया 17वीं बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट को लेकर के है। इसमें हम लोग आज करंट अफेयर देखेंगे और कुछ जीके जीएस हम लोग देखेंगे दोस्तों इसमें। और जीके तो अधिक से अधिक आपको मॉडर्न हिस्ट्री से ही रहेगा, बाकी और करंट अफेयर आपको इसमें मिलेंगे। तो चलिए, इस प्रैक्टिस सेट 2 का 1 से लेकर 75 तक मैं करवा चुका था। उसे मैं प्लेलिस्ट में रख दिया हूँ दोस्तों। यदि आप लोग देखना चाहते हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएँ, वहाँ से 1 से लेकर 3 तक वीडियो अपलोड है। एक टेस्ट का 2 वीडियो और दूसरे टेस्ट का ये दूसरा वीडियो है। कुल मिलाकर 4 वीडियो आपको मिलेंगे मेरे प्लेलिस्ट में, जाकर उसे देख लें दोस्तों। और यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें दोस्तों। यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, राजा राम मोहम्मद सिंह आज़ाद किस क्रांतिकारी का अन्य नाम था? तो राम मोहम्मद सिंह आज़ाद किनका नाम था? तो राम मोहम्मद सिंह आज़ाद जो था वो कौन थे? उधम सिंह। उधम सिंह का अन्य नाम था या उपनाम कहा जाए, उनका नाम था राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी क्रांतिकारी थे उधम सिंह। उन्होंने जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब के गवर्नर जनरल जो माइकल ओडायर थे, उनकी हत्या लंदन में जाकर की थी। लंदन में जाकर गोली मारी थी उधम सिंह। और इतिहासकारों का मानना है कि हत्याकांड ओडायर व अन्य ब्रिटिश अधिकारी का एक सुनियोजित षड्यंत्र था जो पंजाब प्रांत पर नियंत्रण बनाने के लिए किया गया था। राम मोहम्मद सिंह आज़ाद उधम सिंह का एक अन्य नाम है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, इसमें दिया गया है 77 नंबर प्रश्न दोस्तों। 77 में दिया गया है कि मुत्तादर कहाँ जाता है? मुत्तादर किसे कहा जाता है? मुत्तादर है जो किसे कहते हैं? 4 ऑप्शन है, मुखिया को, सरपंच को, ग्राम प्रधान को या ग्राम सभा को। मुत्तादर है जो ग्राम प्रधान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। सीताराम राजू ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया। उन्होंने पूर्वी घाटी में मौजूद आदिवासियों के क्षेत्रों में घर बनाया और उन आदिवासियों के लिए कार्य करने का निश्चित किया। ठीक है, तो सीताराम राजू को गिरफ्तार कर उनकी हत्या कर दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। तो ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? ग्राम प्रधान को ही मुत्तादर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। अगस्त 1925 में काकोरी रेल डकैती कांड में किस ट्रेन को क्रांतिकारियों द्वारा लूटा गया था? तो देखिए, जो 1925 में काकोरी रेल डकैती हुई थी, उसमें उस ट्रेन का क्या नाम था जिसमें क्रांतिकारियों द्वारा लूटपाट की गई थी? उस ट्रेन का नाम था 8 डॉन ट्रेन। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 8 डॉन ट्रेन काकोरी रेल डकैती के कांड के समय में, जो अगस्त 1925 में घटना हुई थी, और वह जो ट्रेन थी लखनऊ सहारनपुर रेलवे खंड में स्थित एक छोटे से कस्बे काकोरी में 8 डॉन ट्रेन को रोका गया था और इस ट्रेन से ले जाए जा रहे सरकारी खजाने को लूट लिया गया था। इस कांड के बाद सरकार ने बड़ी संख्या में क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसे काकोरी षड्यंत्र का नाम से जाना जाता है। इस मुकदमे के आधार पर राम प्रसाद बिस्मिल को गिरफ्तार किया गया। अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह आदि को गिरफ्तार किया गया और इन सभी को 1927 में फांसी की सजा दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी का गठन कब किया गया था? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी का गठन जो था वर्ष 1924 में किया गया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। कब? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी का गठन 1924 में कानपुर के एक अधिवेशन में इसकी स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना के समय में राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी एवं सचिंद्र नाथ सन्याल थे इसके संस्थापक। ठीक है, और इसके बाद इसका नाम वर्ष 1928 में इसी का नाम बदल करके कर दिया गया था। क्या? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसका नाम बदल करके 1928 में कर दिया गया था। तो इसलिए कब हुआ था स्थापना? कानपुर में हुआ था 1924 में, और 1928 में इसका नाम बदल करके हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया था। और यह जो ये नाम बदला गया था दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में किया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 1924 में चंद्रशेखर आजाद कब और किस स्थान पर पुलिस से मुठभेड़ करने में शहीद हो गए थे? चंद्रशेखर आजाद थे तो कब हुए थे, कौन से पार्क में हुए थे, ये कहा गया है। तो चंद्रशेखर आजाद थे जो पुलिस से मुठभेड़ करने में 1931 कब पूछा गया, कब और किस स्थान पर? तो वर्ष 1931 में, और स्थान कौन सा है? अल्फ्रेड पार्क।
अल्फ्रेड पार्क जो इलाहाबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 1931 में मुठभेड़ में उनकी शहादत हुई थी, वर्ष 1931 में। कहाँ? इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। और दिल्ली के निकट जो वायसराय थे वो लॉर्ड इरविन थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में उस क्रांतिकारी युग्म की पहचान कीजिए जो अप्रैल 1929 ईस्वी में केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट की घटना में शामिल थे। तो वो कौन क्रांतिकारी थे जो केंद्रीय विधानसभा में क्या जो घटना हुई थी बमबारी का, कौन कौन शामिल था उसमें? देखिए, तो इसमें से इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त थे। 1929 में ब्रिटिश सरकार भारतीय विशेषकर मजदूरों के मौलिक अधिकारों का प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से ट्रेड डिस्प्यूट बिल तथा पब्लिक सेफ्टी बिल पारित करने की योजना बना रही थी। इसी योजना के विरोध में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने का उत्तरदायित्व लिया था। तो क्या आंसर होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। और कब फेंके थे? तो फेंके थे 8 अप्रैल को विधानसभा कक्ष के खाली बेंचों पर बम फेंका गया था, 8 अप्रैल 1929 को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। कब? 8 अप्रैल 82 में भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु पर किस केस के तहत मुकदमा चलाकर फांसी की सजा उन्हें दी गई थी? तो देखिए, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किसके लिए फांसी दी गई थी, ये प्रश्न पूछा है दोस्तों। यदि हम देखें इसमें, तो उनको जो फांसी दी गई थी वो लाहौर षड्यंत्र के केस में फंसा करके उन्हें फांसी दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। किसमें? लाहौर षड्यंत्र के लिए। लाहौर षड्यंत्र क्या था? तो लाजपत राय पर साइमन विरोध प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज का आदेश देने वाले पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या के आरोप में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु पर लाहौर षड्यंत्र, जिसे लाहौर षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है, तहत मुकदमा चलाया गया था। इस केस में उन तीनों दोषियों को 23 मार्च 1931 को उन्हें फांसी दे दी गई थी। 23 मार्च को अब इसी याद के लिए शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, या सर्वोदय दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों, 23 अगस्त को, 23 मार्च को। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है, तो हम लोग इसे थोड़ा मैच करने की कोशिश करेंगे। मुद्दीमन समिति, भारतीय विधि आयोग, लिन-लिथगो आयोग और ली आयोग। इसमें से देखिए आप क्या बना सकते हैं। देखिए, लिन-लिथगो आयोग और भारतीय विधि आयोग, ठीक है। तो इसमें से जब मैच करिएगा तो इसमें हम देखते हैं विधि आयोग क्या था, तो संवैधानिक सुधारों की प्रगति की रिपोर्ट को तैयार करना था। विधि आयोग का मुख्य उद्देश्य यही था कि संवैधानिक जो सुधार है उसकी प्रगति में रिपोर्ट को तैयार करना है, ठीक है। लिन-लिथगो आयोग जो था वो आपको ग्रामीण अर्थव्यवस्था, लिन-लिथगो आयोग क्या था दोस्तों? तो लिन-लिथगो आयोग है जो आपको लिन-लिथगो आयोग का कार्य था कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की स्थिति को जांच करना, लिन-लिथगो आयोग था। और ली आयोग का क्या था? तो सिविल सेवाओं में भर्ती की पद्धतियों की जांच पड़ताल करना, ली आयोग, ठीक है। ली आयोग 1923 में आया था दोस्तों, और ये जिसे रॉयल कमीशन ऑन द सुपीरियर सिविल सर्विसेज इन इंडिया कहा जाता है ली आयोग को। वो सिविल सेवाओं की भर्ती की पद्धति की जांच पड़ताल करना था ली आयोग, ठीक है। और यदि मुद्दीमन समिति कहें, मुद्दीमन समिति, तो मुद्दीमन समिति है जो द्वैत शासन प्रणाली के कार्यक्रम पर निगरानी रखने हेतु, द्वैत शासन प्रणाली के कार्यक्रम पर निर्णय रखने हेतु किया गया था। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो मैच क्या होगा दोस्तों? 1 का 2, 1 का 2, 2 का 1, 4, 2, 1, 4, 3 भाई आंसर होगा। अब यदि हम देखें मुद्दीमन समिति कब आया था, तो 1924 में मुद्दीमन समिति आया था दोस्तों। भारतीय विधि आयोग कब आया था? तो भारतीय विधि आयोग जो था 1927 में भारतीय विधि आयोग आया था, जो साइमन कमीशन 1927 में आया था। लोकप्रिय नाम जो साइमन कमीशन था, संवैधानिक सुधारों की प्रगति की रिपोर्ट को तैयार करने के लिए भारतीय विधि आयोग आया था 1927 में। यदि लिन-लिथगो आयोग के बारे में देखें तो 1926 में लिन-लिथगो आयोग आया था, लिन-लिथगो आयोग 1926 में आया था। और यदि हम ली आयोग को देखें तो ली आयोग 1923 में आया था दोस्तों। तो इस प्रकार ऑप्शन क्या होगा? 2143 किसमें है? 2143 ऑप्शन नंबर सी है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। आगे फिर चलते हैं दोस्तों। आगे क्या है? आगे है कि 84 में चलते हैं। 84 नंबर प्रश्न यदि हम देखें
इसमें दिया गया है कि साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था। तो साइमन कमीशन का गठन से पूछा गया, तो साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था वो लंदन में हुआ था 8 नवंबर 1928 को 1927 को 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन लंदन में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 8 नवंबर 1927 को जॉन साइमन की अध्यक्षता में, जिसकी जॉन साइमन की अध्यक्षता में भारतीय विधि आयोग की नियुक्ति की गई थी। इस 7 सदस्यीय आयोग में सभी सदस्य अंग्रेज थे। इस आयोग को तत्कालीन सरकारी व्यवस्था, शिक्षा के प्रसार एवं प्रतिनिधि संस्थाओं के अध्ययन के लिए पश्चात रिपोर्ट देनी थी और भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना कहाँ तक उचित है तथा भारत के लिए इसे यहाँ तक तैयार करना था। तो इसलिए साइमन कमीशन लाया गया था। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर दिखाता है 7 सदस्यीय साइमन कमीशन में ब्रिटिश के लिबरल पार्टी, लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्यों की संख्या क्रमशः खालिस्तान थी। तो इन सभी पार्टियों का जो सदस्यों की संख्या थी वो कितना थी? देखिए, तो 7 सदस्यीय साइमन कमीशन में ब्रिटिश के जो लिबरल पार्टी के सदस्य थे वो 1 थे, लेबर पार्टी के सदस्य थे जो 2 थे और कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य थे जो 4 थे। तो कुल मिलाकर 7 थे। तो ऑप्शन क्या होगा? 1, 2, 4। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। यदि हम देखें तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। साइमन कमीशन कब भारत आया था? देखिए, क्या साइमन कमीशन है इसका गठन तो हुआ था 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था, ठीक है, 8 नवंबर 1927 में। लेकिन भारत पहुंचा था साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा था साइमन कमीशन। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचा था, ठीक है। कब पहुंचा? 3 फरवरी 1928 को। तो इसको देखें हम तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। और ये पहुंचा कहाँ था? बॉम्बे में पहुंचा था। कहाँ? बॉम्बे में, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे यदि हम देखें तो 87 में दिया हुआ है सन 1928 में लॉर्ड बर्कनहेड में भारतीयों को ऐसे संविधान के निर्माण हेतु चुनौती दी जो सभी गुटों एवं दलों को मान्य हो। तो लॉर्ड बर्कनहेड कौन थे? लॉर्ड बर्कनहेड कौन थे तत्कालीन ब्रिटिश सरकार में? तो लॉर्ड बर्कनहेड थे जो वो तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के विदेश भारत सचिव थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। क्या थे? भारत सचिव थे। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट की ओर आगे को चलते हैं। तो इसमें दिया गया है 88 नंबर प्रश्न में दिसंबर 1928 में नेहरू रिपोर्ट की समीक्षा के लिए कहाँ सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था? नेहरू रिपोर्ट की समीक्षा के लिए सर्वदलीय सम्मेलन की बैठक हुई थी वो कलकत्ता में हुई थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। कलकत्ता में हुई थी दिसंबर 1928 में नेहरू रिपोर्ट की समीक्षा के लिए कलकत्ता में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में मुस्लिम लीग की ओर से मोहम्मद अली जिन्ना ने रिपोर्ट के संबंध में कुछ संशोधन प्रस्ताव किए थे, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? तो इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की जो स्थापना है दोस्तों वो किन्होंने किया था? तो इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना आपको जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। 90 नंबर प्रश्न में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया था? तो कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव था दिसंबर 1929 में लाहौर में पारित किया था। कब? दिसंबर 1929 में लाहौर के अधिवेशन में पारित किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। देखिए, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज कब दिसंबर 1929 में लाहौर में संपन्न अपने वार्षिक अधिवेशन में पारित किया था। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज की घोषणा पत्र तैयार किया गया था और इसको जो पारित करने वाले कौन थे, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे लाहौर अधिवेशन का? तो इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। आगे क्यों चलते हैं दोस्तों। कथन 1 है और कथन 2 है। इसमें कथन मिलान अप्रैल 1936 में तमिलनाडु के खाली स्थान के समुद्री तट पर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने तिरुचिरापल्ली में, ठीक है, से वेदरायनम तक की यात्रा, नमक यात्रा का आरंभ की थी। तो तमिलनाडु के तंजौर तट से तिरुचिरापल्ली से वेदरायन तक नमक यात्रा आरंभ की थी। कहाँ? तंजौर तट से। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट हो जाते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पटना में नमक बनाकर कानून तोड़ने के लिए नखास तालाब का चयन किया गया था। किसके नेतृत्व में यह नमक कानून तोड़ा गया था पटना में? तो पटना में अंबिका कांत सिन्हा के नेतृत्व में तोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है नमक सत्याग्रह की सबसे तीव्र प्रतिक्रिया 21 मई 1930 को धरसना नामक महाराष्ट्र में घटित हुई थी, ठीक है। और निम्नलिखित में कौन यहाँ के सत्याग्रह में शामिल नहीं था?
जो महाराष्ट्र के धरना में सत्याग्रह में जो घटना घटी थी उसमें कौन शामिल नहीं था? देखिए उसमें हम यदि देखें तो उसमें कौन शामिल नहीं था, तो उसमें जो है के.एम. मुंशी शामिल नहीं थे। जो महाराष्ट्र नमक सत्याग्रह जो था, महाराष्ट्र के धरसना में हुआ था, धरसना में नमक सत्याग्रह के समय जो घटना हुई थी 21 मई 1930 को, उसमें कौन शामिल नहीं थे? के.एम. मुंशी शामिल नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। सूर्य नायडू थे, मनीलाल थे और इमाम साहब भी थे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में क्षेत्र, उम्र, लिंग आदि से ऊपर उठकर लोगों ने काम किया था। बच्चों ने बानर सेना का गठन किया था और लड़कियों ने किस प्रकार की सेना का गठन किया था? तो देखिए बच्चों ने बानर सेना का गठन किया था जबकि लड़कियों ने मंजरी सेना का गठन किया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। लड़कियों ने मंजरी सेना। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। 96 में गांधी जी की दांडी यात्रा नेपोलियन की एक एल्बा से पेरिस की ओर किए गए अभियान के समान थी। उपरोक्त कथन किनका है? किन्होंने ऐसा कहा था? गांधी जी ने जो नमक सत्याग्रह किया है वो नेपोलियन की एल्बा से पेरिस तक की जो यात्रा थी उसके समान है। यह कथन किनका है? तो यह कथन जो है किनका है? यह कथन जो है आपको नेपोलियन बोनापार्ट का है। ऑप्शन इसमें से कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि एल्बा से तुलना नेपोलियन बोनापार्ट की एल्बा से पेरिस की ओर किए गए ऐतिहासिक अभियान से की जाती है। गांधी जी की यात्रा तो नेपोलियन बोनापार्ट ने नहीं किया था। ये किसने कहा था? यह कथन सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सॉरी, यह कथन किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि नेपोलियन की एल्बा से जो पेरिस तक की जो यात्रा है उसी तरह गांधी जी ने जो नमक सत्याग्रह की यात्रा किए थे, दांडी यात्रा, वो है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। और जो दांडी यात्रा की शुरुआत हुई थी 12 मार्च 1930 को। शुरुआत कब हुई थी? 12 मार्च 1930 को और समाप्त हुई थी दांडी यात्रा 6 अप्रैल 1930 को। नमक सत्याग्रह समाप्त हुई थी 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, तो ये कथन किसका है? तो यह कथन सुभाष चंद्र बोस का है। वर्तमान भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को रूपरेखा को पहली बार कब अपनाया गया? वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज को की रूपरेखा को पहली बार की बात हो रही है तो पहली बार कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में, सॉरी, कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 में अपनाया गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में अपनाया गया। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। कराची में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का उसमें 1931 में हुआ था। उसमें भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को रूपरेखा को पहली बार अपनाया गया। और कहाँ हुआ था? 1931 में हुआ था। ठीक है, तब हुआ था 1931 में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 98 में इसमें कहा गया है 24 सितंबर 1925 को ऐतिहासिक पूना समझौता के आधार पर, ठीक है, समझौता के आधार पर बिहार एवं उड़ीसा में दलितों के लिए प्रांतीय विधानसभा में कितना सीटें आरक्षित की गई है? तो कब? 1925 के इतिहास जो पूना समझौता हुआ है उसके आधार पर बिहार एवं उड़ीसा में टोटल मिला कितना दलितों के लिए? 18। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों 99 नंबर प्रश्न में। 99 में है 16 अगस्त 1932 को फूट डालो और राज करो की नीति के तहत रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। रैमजे मैकडोनाल्ड कौन थे? यदि इसमें देखें दोस्तों रैमजे मैकडोनाल्ड थे जो कम्युनल अवार्ड उस समय उनके द्वारा लाया गया था। तो वह एक ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, उस समय का ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। उनका उद्देश्य था हिंदू वर्ग में दलितों को अलग करना था और जो उनके फूट डालो और राज करो की नीति का एक प्रकटीकरण था। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? वो तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 100 नंबर प्रश्न की ओर। कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी किस जहाज से लंदन के लिए रवाना हुई थी? द्वितीय गोलमेज में शामिल होने के लिए गांधी जी ने राजपुताना नामक जहाज में गए थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। राजपुताना में गए थे और एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। और 29 अगस्त 1931 को लंदन के लिए रवाना हुए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, जिनके उनमें से उनके साथ महादेव देसाई, मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी, घनश्याम दास बिरला एवं मीराबेन भी थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, राजपुताना जहाज से। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 101 की ओर। यदि आप लोग दोस्तों इसी प्रकार जीके जीएस पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर आपको पूरी वीडियो उपलब्ध मिलेंगी। चैप्टर वाइज इतिहास का तीनों पार्ट का चैप्टर अलग अलग, और आपको भारतीय संविधान का भी पूरी वीडियो अलग अलग उपलब्ध मिलेगी दोस्तों। इसलिए आप लोग
यदि पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल के लिस्ट में जाएं, आपको सारी वीडियो उपलब्ध मिलेगी, वो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न और पूछे गए प्रश्न के रूप में। आप जाकर देखें दोस्तों, जरूर आपको उससे लाभ मिलेगा और आपको पढ़ने में उससे सहायता मिलेगी। यदि आप लोगों को अच्छा लगता है दोस्तों तो वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, यदि आप नए हैं तो। और वीडियो को लाइक करना भूलें दोस्तों, वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो 1 2 3 का आप जरूर से जरूर करें दोस्तों, हम अपना काम करता रहूँगा। यदि आप लोग इस तरह से वीडियो हमारा ग्रो करता है तो बनाने का इच्छा होता है, नहीं करता है तो बनाने का इच्छा नहीं होता है दोस्तों, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तो हम डेली आने का कोशिश करेंगे। तो ठीक है, चलते हैं हम लोग आगे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस कांग्रेसी नेता ने मालाबार क्षेत्र में कालीकट से पोयनूर तक की यात्रा नमक सत्याग्रह के अंतर्गत की थी? तो कहाँ से? मालाबार से कालीकट तक के। तो जो केरल की बात है तो वो कौन नेता थे? के केलपंत थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, इसमें है सविनय अवज्ञा आंदोलन के तुरंत बाद की राजनीतिक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के तुरंत बाद जो हुई थी घटना, उसमें क्या था? तो उसमें था रचनात्मक कार्यों का आरंभ। ठीक था, ठीक है, रचनात्मक कार्यों का आरंभ। इसमें काल अनुक्रम बता रहा है क्या? नहीं। ठीक, और क्या था? उसमें संवैधानिक तौर तरीकों से संघर्ष का प्रारंभ, ये भी था, और जन आंदोलन जारी रखने का प्रयास, ये भी था, और क्रांतिकारी आंदोलन की ओर की रुझान, ये भी था। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सभी का सभी। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन क्या होगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू ने किस आंदोलन की वापसी की आलोचना करते हुए इसे आदर्शों का समर्पण कहा है? किस आंदोलन के लिए कहा है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की वापसी को लिए जवाहरलाल नेहरू ने आदर्शों का समर्पण कहा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जब वापस फिर से लाया गया था उसके लिए। नेक्स्ट चलते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य प्रावधानों के संबंध में गलत कथन को चयन करें। 1935 के मुख्य प्रावधान, तो प्रस्तावित संघ में तो क्या थे 1935 के मुख्य प्रावधान जो गलत दिए हुए थे? ठीक है, 1935 के मुख्य प्रावधान जो दिए हुए थे गलत, उसमें था प्रस्तावित संघ में सभी ब्रिटिश भारतीय प्रांत मुख्य आयुक्त के प्रांतों तथा सभी भारतीय प्रांतों तथा विदेशी राज्यों की सम्मिलित होना अनिवार्य था, ये गलत था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। हमसे पूछा कौन गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। समस्त विषयों का बंटवारा 3 सूचियों में किया गया था, केंद्रीय, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये सही है 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत। और सी में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी, ये भी सही है। और सभी सदस्यों का निर्वाचन सीधे तौर पर होता था, पुरुषों की समान ही महिलाओं को भी मताधिकार का प्रदान था, तो ये भी सही है। कौन सही नहीं है? तो सही नहीं है, आपको सही नहीं है तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, यदि आगे क्लिप चले, इसमें दिया गया 105 में भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में तो छोटा कर दिया दोस्तों, क्या सही है देख लेते हैं 1935 के संदर्भ में क्या क्या सही है इसमें। तो इसमें दिया ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य उत्तरदायी तथा संवैधानिक नरमपंथियों को सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अपना जन समर्थन खो चुके थे को सुधारों द्वारा सरकार की ओर आकर्षित करना था। तो क्या ये ऐसा प्रावधान था 1935 के द्वारा? तो नहीं, ये गलत है। 1935 के अधिनियम का कांग्रेस ने समर्थन किया तथा 1937 का प्रांतीय चुनाव लड़ा, तो ये भी सही, ये सही है। और इसके द्वारा शामिल कमीशन द्वारा अनुशंसित द्वैध शासन केंद्र पर थोप दिया गया, तो ये भी सही है। तो कौन गलत था? असत्य कथन को चुने, तो असत्य कथन कौन होगा? सॉरी यार, इसमें दिया हुआ है कथन में 105 में ये दोनों असत्य कथन है। 105 में ये सही है, बाकी दोनों गलत है। तो आंसर मेरा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, आगे को चलते हैं। तो 106 नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो इसमें क्या है कि 1937 के प्रांतीय चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कांग्रेस ने 1161 सीटों में से 716 सीटों पर चुनाव लड़ा तथा कांग्रेस ने 7 प्रांतों में बहुमत के साथ सरकार का गठन किया। 1906 के तहत क्या ये कौन सी कथन सत्य कथन का चयन करना? तो ये गलत है। 7 पर नहीं 6 में गया हुआ था बहुमत के साथ सरकार का गठन कब हुआ था? 6 में हुआ था ना, आपके साथ में। देखिए 1916 में जो हुआ था,
जो कांग्रेस का हुआ था 1161 सीटों में से 716 सीटों पर चुनाव लड़ा और असम, पंजाब, बंगाल, सिंध और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत को छोड़कर से सभी प्रांतों में उसने स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया था। बंगाल, असम और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में वह सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी और कांग्रेस ने 6 प्रांतों में बहुमत के साथ सरकार का गठन किया था, न कि 7 प्रांतों में। ये सही है, 1161 सीट था, उसमें से 716 सीटों पर लड़ा था, ये सही है, परंतु 6 प्रांतों में बहुमत के साथ बनाया था, न कि 7 प्रांतों में। तो कथन 1 गलत है। कथन 2 को देखें, महात्मा गांधी ने चुनावी सभाओं द्वारा कांग्रेस का समर्थन किया था, तो ये भी गलत है। महात्मा गांधी ने चुनावी सभाओं द्वारा कांग्रेस का समर्थन नहीं किया था, तो ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। 107 नंबर प्रश्न है, 1937 के प्रांतीय चुनाव के पश्चात नागरिक स्वतंत्रता के संबंध में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? तो कौन सा असत्य है नागरिक स्वतंत्रता के संबंध में? तो इसमें हम देखें तो इसका है कि मद्रास में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जब्त भूमि को किसानों को वापसी कर दिया गया, ये गलत है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। सही क्या है? प्रेस पर लगाए गए प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया गया, जब्त किए गए हथियार वापस लौटा दिए गए, राजनीतिक बंदियों के साथ साथ जेल में बंद क्रांतिकारियों को भी रिहा कर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, जो गलत है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, 108 की ओर चले। तो इसमें दिया गया है दोस्तों 108 में वर्ष 1937 में के प्रांतीय चुनाव में, वर्ष 1937 के प्रांतीय चुनाव में ठीक है, कांग्रेस द्वारा मंत्रिमंडल का गठन निम्नलिखित में से किन राज्यों में से किया गया था? किन राज्यों में से किया गया था कांग्रेस द्वारा? तो 1937 में यदि इसमें देखें तो 1937 में कांग्रेस ने कौन कौन राज्य था? तो 1937 में उसने बॉम्बे, मद्रास, मध्य प्रदेश, बॉम्बे, मद्रास, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, इन राज्यों में चुनाव में कांग्रेस द्वारा मंत्रिमंडल का गठन किया गया था। तो क्या आंसर होगा? 1, 2, 4, 5। 1, 2, 4, 5 किसमें है? 1, 2, 4, 5 ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। इसमें है कि 109 में कांग्रेस ने प्रांतीय सरकारों के गठन के पश्चात कृषि संबंधित सुधारों में निम्नलिखित में से कौन से सुधार किए थे? तो कृषि संबंधित सुधारों में कांग्रेस ने कौन से सुधार किए थे? तो उन्होंने सुधार किया था ऋणग्रस्त दाता से राहत, भू राजस्व दरों में कमी और जमींदारी प्रथा समाप्त करने का प्रयास था। तो कौन कौन सुधार किए थे? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। सॉरी 1, 2, 3 होगा, नहीं 1, 2, 4 होगा। 1, 2, 4 जमींदारी प्रथा को समाप्त करना कृषि से संबंधित नहीं था, ठीक है, और ये गलत है। और वनों में पशुओं को चराने की अनुमति देना, ये सही है। तो 1, 2 और 4 सही है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। कथन है, उसके कारण है बताना है। प्रांतीय कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने उग्रवादी मजदूर संघ की हड़तालों को कानून एवं व्यवस्था के रूप में हल किया तथा यथासंभव उनके लिए मध्यस्थ की भूमिका निभाई। तो क्या कथन सही है? तो इसके अनुसार जो कथन है, क्या यह कथन सही है? तो कथन है जो आपको बिल्कुल सही है, कथन बिल्कुल सही है। कारण देखें, कारण है जवाहरलाल नेहरू जन आंदोलन के विरोध प्रदर्शन के प्रति कांग्रेस को मंत्रिमंडल के व्यवहार से अप्रसन्न थे। तो ये भी सही है, कथन तरफ दोनों सही है, लेकिन आर है जो कारण है एक ही स्पष्ट व्याख्या नहीं करती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 111 की ओर। कांग्रेस के प्रांतीय सरकारों के समाज कल्याण संबंधी सुधारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो प्रांतीय सरकारों के समाज कल्याण बताया जा रहा है। तो प्रांतीय सरकारों के समाज कल्याण के ये जो कहा गया है, इसमें से क्या किया गया था? तो इसमें जो है समाज कल्याण संबंधी सुधार के लिए इसमें कांग्रेसी द्वारा बंदी सुधार प्रारंभ किए गए थे। उसके बाद कांग्रेस द्वारा बंदी सुधार प्रारंभ किए गए थे। स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया था और स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया था। उसके बाद हरिजनों के कल्याण हेतु पुलिस एवं सरकारी नौकरियों में इनकी संख्या में वृद्धि की गई थी, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या है कि सत्य कुट को पहचाने। तो सत्य कुट क्या होगा? 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 2, 3, 4 सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कांग्रेस राष्ट्रीय आयोजना समिति का गठन किस वर्ष किया गया?
कांग्रेस राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो कांग्रेस राष्ट्रीय योजना समिति का गठन वर्ष 1938 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, राष्ट्रीय योजना का। ठीक है, और जिसके अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। 1938 में जो अध्यक्ष हुआ था कांग्रेस के राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष बने थे कौन? सुभाष चंद्र बोस थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। बॉम्बे ट्रेडर्स डिस्ट्रीब्यूट्स एक्ट 1938 में अस्तित्व में लाया गया, और कथन ए है, ठीक है, कारण बता रहा है। ठीक, कारण है कि कांग्रेस की भारतीय पूंजीवादी के साथ घनिष्ठ मैत्री थी, साथ ही औद्योगिक असंतोष में वृद्धि के कारण कांग्रेस का रवैया श्रमिक विरोधी हो गया था। कथन ए और कथन आर दोनों सही है, और उसकी सही स्पष्टीकरण भी करता है इस प्रकार। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा 115 का। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। 115 का 114 का 113 का आंसर था। चलिए 114 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ होने के पश्चात सितंबर 1939 में कांग्रेस ने त्याग पत्र दे दिया था। तो द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ होने के साथ सही बात है, कांग्रेस ने क्या किया था? त्याग पत्र दे दिया था। नहीं, गलत है, 1939 में नहीं दिया था त्याग पत्र, उससे पहले दिया था। कांग्रेस ने त्याग पत्र 1939 में त्याग पत्र दे दिया था। सितंबर 1939 बता रहा है, यहाँ पर गलती है। कहा जा रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ होने के पश्चात जो सितंबर 1939 में कांग्रेस ने त्याग पत्र दे दिया था, ये गलत है। सितंबर नहीं, अक्टूबर 1939 में कांग्रेस ने त्याग पत्र दिया था, ना कि सितंबर में। कब? तो अक्टूबर में। तो इसलिए कथन एक गलत है। कथन दो देखें, कांग्रेस का शासन कुल 27 महीने चले थे, तो ये भी गलत है। कांग्रेस का जो शासन था कुल 1928 में चले थे। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? कुल कितना था? 28 था, तो 27 बता रहा है, तो कुल 28 था। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो कौन सा कथन सत्य है? तो एक और दो दोनों सत्य है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में है 115 प्रश्न में, पीरपुर समिति का गठन 1938 में मुस्लिम लीग द्वारा किया गया। ठीक है, पीरपुर समिति का गठन मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया 1938 में, सही है। और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग कांग्रेस से इस बात पर नाराज हो गई कि कांग्रेस उनके साथ शक्ति साझा नहीं कर सक रही थी, तो ये भी सही है, और दोनों के सही स्पष्टीकरण भी करता है। ऑप्शन ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है प्रश्न, अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग का गठन। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग का गठन जो है कब हुआ है? तो अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग का गठन सितंबर 1932 में हुआ है। ठीक, लेजिस्लेटिव असेंबली में मंदिर प्रवेश विधेयक का गिराया जाना। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में मंदिर प्रवेश विधेयक का गिराया जाना कब हुआ था? 1934 में हुआ था। तब 1934 में, वर्ष 1934 में। हरिजन यात्रा का प्रारंभ कब हुआ था? तो हरिजन यात्रा का प्रारंभ 1933 में हुआ था दोस्तों। हरिजन यात्रा 1933 में, और हरिजन पत्रिका का प्रकाशन जो हुआ था, हरिजन पत्रिका का प्रकाशन 1933 में ही हुआ था। इस प्रकार यदि मिलाएं, नवंबर 1933 में हरिजन यात्रा का प्रारंभ जनवरी 1933 और ये नवंबर 1933। तो इस प्रकार यदि मिलाएं तो 2 3 1 4 2 3 1 4 किसमें दोस्तों? हम लोग देखते हैं 2 3 1 4 2 3 1 4 किसमें? ऑप्शन नंबर डी 2 3 1 4। फिर से हम लोग मिलाएंगे, शायद हम लोग गलत मिलाए हैं, फिर से चेक करते हैं। देखिए इसमें है अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग का गठन। तो अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग का गठन जो है आपको कहाँ है? तो अखिल भारतीय विरोधी अस्पृश्यता 1932 में है। ठीक है, और लेजिस्लेटिव असेंबली का जो हुआ था 1934 में, लेजिस्लेटिव असेंबली की मंदिर प्रवेश की विधेयक 1934 में, हरिजन यात्रा का प्रारंभ 1933 में, और हरिजन जनवरी 1933 में, और हरिजन पत्रिका का प्रकाशन नवंबर 1933 में। इसमें देखें तो वही आंसर आ रहा है 2 3 1 4। 2 3 1 4 हम लोग देखेंगे 2 3 1 4 2 3 1 4 या 4 1 4 1 2 3। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। इसमें है पुनः समझौता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पुनः समझौता में क्या है? इसमें है कुछ कथन दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा कथन असत्य है इसके बारे में दिया गया है। तो पुनः समझौता में जो दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल व्यवस्था के अंतर्गत 137 सीटें आवंटित की गई थी, जबकि सांप्रदायिक अधिनियम के तहत उन्हें 71 सीटें प्रदान की गई थी। तो ये कथन गलत है। ठीक है, दलित वर्गों के लिए 137 सीटें आवंटित की गई थी, ये कथन सही है। असत्य कथन का चुनना है ना, तो ये कथन गलत है। ठीक है, प्रांतीय विधानमंडल में जो दलित वर्गों के लिए 147 सीटें आवंटित की गई थी, जबकि सांप्रदायिक निर्वाचन के लिए उन्हें 71 सीटें प्रदान की गई थी, करने का वचन दिया गया था। ठीक, कांग्रेस ने स्वीकार किया कि दलित वर्गों को प्रशासन सेवाएं में पर्याप्त प्रतिनिधि का प्रदान किया जाएगा।
और आर्थिक क्षमता के आधार पर दरिद्र वर्गों को सामाजिक सार्वजनिक सेवाओं तथा स्थानीय संस्थानों में उचित प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई। तो कथन एक कथन दो दोनों के दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट हो जाते हैं 118 नंबर प्रश्न में। सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। गोलमेज सम्मेलन आया है, ठीक है। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वायसराय, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन के जो भारत का वायसराय था वो कौन थे? तो भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन थे प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय, ठीक है। और लॉर्ड इरविन सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः प्रारंभ होने के समय भारत का वायसराय कौन थे? जब सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः प्रारंभ हुआ था तो उस समय भारत के जो क्या बोलते हैं वायसराय था वो लॉर्ड विलिंगटन था। कब हुआ था? तो लॉर्ड विलिंगटन। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन की जो अध्यक्षता की हुआ था वो किनके समय? रैमजे मैक्डोनाल्ड के समय प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता हुई थी। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत का गृह सचिव कौन था? भारत का गृह सचिव था सैमुअल होमर था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। यदि इसको हम मैच करें दोस्तों तो 2-4-1-3 किसमें है? 2-4-1-3 ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है आगे 119 में प्रश्न में संघर्ष विजय की रणनीति का प्रतिपादन किसने किया है? तो संघर्ष विजय की रणनीति का जो प्रतिपादन किया है वो किसने किया है? जवाहरलाल नेहरू ने किया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। जवाहरलाल नेहरू ने संघर्ष विजय प्रतिनिधि का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों 120 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमको। नेहरू साम्राज्यवाद के विरुद्ध वर्ग संघर्ष के पक्षधर थे। क्या नेहरू ये सही है? साम्राज्यवाद के विरोध थे जबकि इनके पक्षधर थे? नहीं, बिल्कुल गलत है। कौन सा कथन असत्य चयन करना है? तो बिल्कुल सही है ये। साम्राज्यवाद के विरुद्ध वर्ग संघर्ष के पक्षधर थे और वे मजदूर तथा किसानों के वर्गीय आधार पर संगठित करना चाहते थे। तो ये 2 भी सही है और 1 भी सही है। तो असत्य कथन को चुनना है तो ना तो 1 है ना तो 2 असत्य है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। निपाह वायरस के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन को चयन करें। तो निपाह वायरस है जो क्या है? तो निपाह वायरस जो हुआ था दोस्तों वो सुअर वायरस के प्राकृतिक वाहक के रूप में कार्य करता है। यह कथन असत्य है निपाह के लिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। और निपाह वायरस है ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा निपाह वायरस के पहले वैक्सीन का प्रशिक्षण शुरू किया गया। सही है। मानव शरीर में एंटीजन बनाने के निर्देश के लिए हानि रहित वायरस का उपयोग किया गया, ये भी सही है। यह प्राकृतिक में जूनोटिक है, तो ये भी सही है। कौन गलत है? ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत है। नेक्स्ट करते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री सुनियोजित योजना के तहत है जो क्या होगा? अब यहाँ से करंट अफेयर है दोस्तों। तो इसके तहत जो है प्रधानमंत्री सुनियोजित योजना के तहत है कि एक यह आवास और शहरी मंत्रालय की पहल है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट की ओर। इसमें निम्नलिखित में से कौन भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर पदोन्नति होने वाली पहली महिला बनी है? तो भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर पदोन्नति होने वाली पहली महिला का नाम क्या है? वो पहली महिला प्रीति रजक। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। दुनिया के सबसे ऊंचे 741 फीट के राम मंदिर का निर्माण किस देश में किया जाएगा? तो किस देश में किया जाएगा सबसे ऊंचे राम मंदिर का निर्माण? तो यह जो निर्माण होगा राम मंदिर का वो आपको यूएई में किया जाएगा। कहाँ? सॉरी, ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। कहाँ किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनसैट 3DS इसरो द्वारा निर्मित एक विशिष्ट मौसम विज्ञान उपग्रह है। इनसैट 3DS तो कौन सा कथन सत्य है? तो ये बिल्कुल सही है। और इसे PSLV F-14 द्वारा लॉन्च किया गया था। ये गलत है दोस्तों। इसे PSLV H-14 द्वारा लॉन्च नहीं किया गया था, ठीक है। तो ये गलत है। इसको लॉन्च किया गया था GSLV F-14 द्वारा, PSLV नहीं, इसे लॉन्च किया गया था GSLV F-14 द्वारा। तो ये गलत है। यह उपग्रह अंतरिक्ष विभाग मंत्रालय के साथ एक उपयोगकर्ता वित्त पोषण परियोजना है। तो ये भी गलत है। तो कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर 1 केवल और केवल 1 सही है। यदि आप लोग दोस्तों करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो इसका भी प्लेलिस्ट अलग से बना हुआ है। और यदि आप प्रैक्टिस सेट का जीके जीएस पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। वहाँ पर आपको और भी पब्लिकेशन के प्रैक्टिस बुक का जीके जीएस 75 प्रश्नों का जीके जीएस का वीडियो आपको उपलब्ध करवा दिए गए हैं और वो जाकर पढ़ सकते हैं दोस्तों। और यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों ग्रुप में शेयर करें। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, ठीक है। चलिए हम लोग आगे क्यों चलते हैं। 120 से आगे की ओर चलेंगे। 126 की ओर, 25 से 26 की ओर कहा गया है सूर्या उपग्रह का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? सूर्या उपग्रह का संबंध यदि हम देखें तो उसका संबंध किससे है? तो ईरान से है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। हाल ही में देश का पहला स्वदेशी रूप से विकसित हेपेटाइटिस ए वैक्सीन हैवीश्योर किसने लॉन्च किया है? तो हैवीश्योर है जो इसका लॉन्चर कौन है? इंडियन इम्यूनोलॉजिस्ट लिमिटेड,
इसका किसने लॉन्च किया? इंडियन इम्यूनोलॉजिस्ट लिमिटेड। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, दुनिया के सबसे ऊंचे बाबा साहेब अम्बेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो सबसे ऊंचा सामाजिक न्याय की प्रतिमा है जो बाबा साहब का जो है प्रतिमा कहाँ किया गया? तो आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, गणतंत्र दिवस परेड 2024 में पहली बार थल सेना, नौसेना और वायुसेना की त्रिसेवा महिलाओं की एक टुकड़ी ने कर्तव्य पथ पर मार्च किया। इस टुकड़ी का नेतृत्व किसने किया था? तो इस टुकड़ी का जो नेतृत्व किया था कैप्टन संध्या महला। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, संध्या महला ने। नेक्स्ट चलते हैं, नीतीश डिवाइस के संबंध में निम्न कोट की सहायता से सत्य कथन को चुनिए। तो नीतीश डिवाइस में कहा गया है कि बिहार कृषि विभाग द्वारा नीतीश डिवाइस लॉन्च किया गया है, ये बिल्कुल गलत है। खेत में कार्य करने वाले मजदूर इस डिवाइस को अपने शरीर पर धारण करेंगे, तो ये सही है। और यह अल्ट्रिंग्स डिवाइस है जो आपदा के से 30 मिनट पूर्व आपदा की सूचना भेजेगी, तो दोनों सही है। ये 2 और 3 सही है, बाकी गलत है। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में किस एक मात्र विदेशी को पद्म पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया था? तो पद्म पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया था? तो वो कौन थे? यंग लियू को विदेशी थे, इसमें से यंग लुई को किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से बिहार के किस बच्चे को सम्मानित किया गया है? तो बिहार के जो कौन सा बच्चा है उसे प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार दिया गया है। तो बिहार का वो बच्चा का नाम है मोहम्मद हुसैन को। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ठीक है, मोहम्मद हुसैन। और कुल 19 बच्चों को दिया गया है प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, हाल ही में उत्तर भारत का प्रथम मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया गया? तो उत्तर भारत का प्रथम मानव डीएनए बैंक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में किया गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है दोस्तों, यदि हम 34 नंबर प्रश्न को चलते हैं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी रिपोर्ट 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इलेक्ट्रिसिटी रिपोर्ट, इसमें क्या कहा गया? कथन क्या है? कौन सा कथन असत्य है उसका चयन करना है। यह रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम द्वारा जारी किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी रिपोर्ट तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया था? नहीं, ये गलत है, ये कथन गलत है। तो ठीक है, इसके अनुसार वर्ष 24-26 के दौरान भारत की वार्षिक औसत बिजली का मांग वृद्धि 6.5% आंकी गई है, जो भारत की आर्थिक वृद्धि को दर्शाता है। ये बिल्कुल सही कथन है। भारत में कोयला आधारित बिजली उत्पादन के दर में औसत वृद्धि दर की अपेक्षा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की औसत वार्षिक वृद्धि दर कम रही है, तो ये गलत है। तो 1 और 2 गलत है। कौन सा कथन सही होगा? आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। कथन नंबर आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। कथन 1 और कथन 3 गलत है। नेक्स्ट चलते हैं, असम के बहादुर लाचित बरफुकन पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो इस पुस्तक का जो विमोचन है वो किनके द्वारा किया गया है? इस पुस्तक का विमोचन श्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित भाषाओं पर विचार कीजिए। तो यदि भाषा है पाली है, प्राकृतिक है, फारसी है, तो इसमें से शास्त्रीय भाषा में शामिल करने की घोषणा की गई है। कौन सी भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल किया जाएगा? तो देखिए दोस्तों, तो शास्त्रीय भाषा के रूप में आपको पाली को, प्राकृतिक को और फारसी को, तीनों भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ठीक है, तीनों भाषा को यदि हम देखें तो हाल ही में विदेश मंत्रालय द्वारा एस जयशंकर द्वारा फारसी को भारत का शास्त्रीय भाषा में शामिल करने पर शास्त्रीय भाषा की संख्या बढ़कर कितना हो गया है? 9 हो गया। पहले शास्त्रीय भाषा कितना था? 6 था। अब उसमें पाली, प्राकृतिक और फारसी को जोड़ दिया गया शास्त्रीय भाषा में। अब शास्त्रीय भाषा की संख्या 9 हो गई है। देखिए, शास्त्रीय भाषा पहले कौन कौन 6 थे? सबसे पहले शास्त्रीय भाषा के रूप में तमिल को जोड़ा गया था 2006 में, उसके बाद संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ को 2008 में, तेलुगु को 2008 में, मलयालम को 2013 में, उड़ीसा को 2014 में, अब जाकर 2020 में शास्त्रीय भाषा 3 और जोड़ दिए गए हैं, जो पाली और प्राकृतिक और फारसी है। कुल मिला के शास्त्रीय भाषा की संख्या कितनी हो गई है? तो 9 हो गई है। नेक्स्ट पे चलते हैं, और ये जोड़ता कौन है? ये किसका कौन मापदंड करता है? तो सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं, भारत और अर्जेंटीना ने हाल ही में लिथियम परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। इस संदर्भ में लिथियम ट्रायंगल क्या है? तो लिथियम ट्रायंगल क्या है? तो लिथियम ट्रायंगल है जो लिथियम के स्रोतों एवं भंडारों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। किसने? भारत और अर्जेंटीना ने किया है। नेक्स्ट में भारतीय स्टाम्प बिल 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो भारतीय स्टाम्प बिल 2023 के तहत है कि केंद्र सरकार ने भारतीय स्टाम्प बिल अधिनियम 1989 को निरस्त करने का प्रस्ताव दिया है। सही है, 89 को प्रस्ताव दिया है। ठीक, और स्टाम्प शुल्क केंद्र सरकार द्वारा लगाया एकमात्र किया जाने
जाना और विनियोजित किया जाना जाता है, तो ये भी सही है। इस प्रकार यदि हम देखें तो 1 और 2 दोनों सही है, तो मेरा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों आगे। एक समंदर मेरे अंदर नामक पुस्तक किसने द्वारा लिखी गई है? एक समंदर मेरे अंदर नामक पुस्तक किसने लिखा है? संजीव जोशी ने लिखा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। संजीव जोशी ने एक समंदर मेरे अंदर नामक पुस्तक लिखा है। नेक्स्ट चलते हैं निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथन दिए हुए हैं, इसमें हम लोग को विचार करना है दोस्तों। तो इसमें दिया गया है उपरोक्त में से कितने कथन असत्य हैं? तो हम लोग देखते हैं, कथन देखते हैं कौन से कथन असत्य हैं, इसे हम लोग देखेंगे। तो इसमें देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का वित्त रिपोर्ट जारी किया गया। पंचायती राज संस्थाओं का वित्त रिपोर्ट जारी किया गया आरबीआई द्वारा, तो नहीं, ये गलत है। ये सही है, जारी किया गया था। इस रिपोर्ट के अनुसार पंचायतों का औसतन राजस्व वित्तीय वर्ष 21-22 की तुलना में 22-23 में गिरावट आई है। ठीक है, और इस रिपोर्ट के अनुसार पंचायतों का औसत व्यय वित्तीय वर्ष 21 से 22 की तुलना में वित्तीय वर्ष 22-23 में घट गए। उपरोक्त में से कितने कथन असत्य है? तो एक भी कथन असत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। हाल ही में समाचार पत्रों में चर्चा में रही न्यूरालिंक क्या है? तो न्यूरालिंक क्या है? समाचार पत्रों में चर्चा में रही है जो, इसके बारे में आप बताइए। तो न्यूरालिंक है जो एक तरह का कंप्यूटर का इंटरफेस का ब्रेन है। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस है न्यूरालिंक। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का अवार्ड किन राज्यों को दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का जो स्टार्टअप 2022 के लिए गुजरात, कर्नाटक और केरल को दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट जो सकते हैं दोस्तों, गुजरात, कर्नाटक एवं केरल। तो ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों सही है। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें है दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी योजना का अनावरण किस टाइगर रिजर्व में किया गया है? तो ब्लैक टाइगर सफारी योजना का प्रारंभ जो है वो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में किया गया ब्लैक टाइगर सफारी योजना का अनावरण। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। हाल ही में भारत के पहले लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM भारत GPT ने टेक्स्ट मॉडलिटी के लिए कितने भारतीय भाषाओं को समर्थन प्रदान किया है? तो टेक्स्ट मॉडलिंग ने कितने भारतीय भाषाओं को? तो 22 भारतीय भाषाओं को समर्थन किया। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। हाल ही में कौन सा टाइगर रिजर्व एशिया का 5वां और भारत का पहला डार्क स्काई पार्क बन गया है? एशिया का 5वां और कितना? तो पहला डार्क स्काई बन गया है। इसमें से क्या होगा? बांदीपुर टाइगर रिजर्व, रणथंभौर टाइगर रिजर्व, पेरियार टाइगर रिजर्व। उपरोक्त में से कोई टाइगर रिजर्व है जो 5वां और भारत का पहला डार्क स्काई बन गया है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। देखिए, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में फैला पेंच टाइगर रिजर्व एशिया का 5वां और भारत का पहला डार्क स्काई पार्क बन गया है। पेंच, ना कि इन चारों में से, इन तीनों में से। तो कौन बना है पहला और एशिया का 5वां? तो पेंच टाइगर रिजर्व। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इनमें से कोई नहीं। 146 में चलते हैं। राष्ट्रीय परागमन पास प्रणाली NTPC के संबंध में, PS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें से जो दिया गया है कथन, तो इसमें केवल और केवल कथन 2 सही है। NTPS के तहत उत्पन्न QR कोडित परागकण परमिट की वैधता की सत्यापित करने और निर्बाध परागण की अनुमति देने के लिए विभिन्न राज्यों में चेक गेट की अनुमति किया जाएगा। ऑप्शन नंबर केवल और केवल बी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 147 नंबर प्रश्न के चलते हैं दोस्तों। 147 में दिया गया है। 147 नंबर प्रश्न पर हम देखते हैं। ठीक है दोस्तों, यहीं तक हम लोग रहेंगे। इसके बाद अगला चैप्टर, अगला प्रैक्टिस सेट में लाऊंगा। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों ग्रुप में शेयर करना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और जितने भी ग्रुप आपके हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ भी आपके एजुकेशनल ग्रुप है, सभी ग्रुप में शेयर करें, ताकि और भी लोगों को इसका लाभ पहुँच सके और अधिक से अधिक लोग इस वीडियो से या इस चैनल से जुड़ सके। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा।